हेलो एस्पिरेंट्स। आई एम आभास माथुर। अपने इस चैनल पर चल रही है करंट अफेयर की सीरीज। अभी तक अपन 5 पार्ट्स कर चुके हैं इस सीरीज के, यानी कि 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। चलिए आज देखते हैं अपन इन 5 टॉपिक्स के बारे में। पहला टॉपिक है अपना चाबहार पोर्ट। ये चाबहार पोर्ट है कहाँ पे? ये पोर्ट है ईरान में। कहाँ पर है? ईरान में। कौन सी वाटर बॉडी पे है? गल्फ ऑफ ओमान में। चाबहार पोर्ट ईरान में है, गल्फ ऑफ ओमान में है। ठीक है। ईरान में ये कहां पर है? सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस करके एक हिस्सा है, साउथ ईस्टर्न ईरान में। ईरान के साउथ ईस्टर्न पार्ट में चाबहार पोर्ट है। सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस लगती है और ये गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्टेड है चाबहार पोर्ट। इसकी लोकेशन एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। ठीक है। ये ईरान का एक इकलौता डीप सी पोर्ट है जिसका डायरेक्ट एक्सेस है ओशन के साथ। ठीक है। चाबहार पोर्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये ईरान का इकलौता ओनली डीप सी पोर्ट है विद डायरेक्ट ओशन एक्सेस। ठीक है। इंडिया ने इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन करा था। इंडिया और ईरान ने एक एग्रीमेंट साइन करा था चाबहार पोर्ट पे शहीद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल बनाने के लिए। चाबहार पोर्ट को डेवलप कौन करेगा? चाबहार पोर्ट को इंडिया डेवलप करेगा। चाबहार पोर्ट के शहीद बहिश्ती टर्मिनल को डेवलप करेगा इंडिया। इसके लिए इंडिया और ईरान ने 10 साल का एग्रीमेंट साइन करा है। चाबहार पोर्ट के कौन से टर्मिनल को इंडिया डेवलप करेगा? शहीद बहिश्ती पोर्ट टर्मिनल को इंडिया डेवलप करेगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन हुआ है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और पोर्ट्स एंड मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन ईरान के बीच में। आईजीपीएल और पीएमओ के बीच में साइन हुआ है ये। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, आईजीपीएल और पोर्ट्स एंड मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये ईरान की कंपनी है, इनके बीच में साइन हुआ है ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट। ये जो आईपीजीएल है ये एक कंपनी है, 100% ओन्ड है बाय सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ये सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी आती है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर। तो आप ऐसे याद रख लो, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंडर ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये याद रख लेना। ठीक है। ये मतलब 2016 में डेवलपमेंट का एग्रीमेंट हुआ था इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में। ये एक ट्रायलेटरल एग्रीमेंट है इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान के बीच में। उसके तहत ही 2016 में से डेवलप हो रहा है चाबहार पोर्ट। ठीक है। एक बार देख लेते हैं चाबहार पोर्ट से रिलेटेड क्या क्या सवाल आ सकते हैं। चाबहार पोर्ट कौन से देश में है? ईरान में है। चाबहार पोर्ट ईरान के कौन से पार्ट में पड़ता है? साउथ ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। कौन सी प्रोविंस लगती है चाबहार पोर्ट पे? सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस लगती है। चाबहार पोर्ट कौन सी वाटर बॉडी पे है? गल्फ ऑफ ओमान पे है। ठीक है। क्या ये ईरान का इकलौता डीप सी पोर्ट है जिसका एक्सेस है डायरेक्ट ओशन के साथ? हाँ ये है। 10 साल का एग्रीमेंट साइन करा है इंडिया ने डेवलप करने के लिए चाबहार पोर्ट पे। अब पूछ सकते हैं कौन सा टर्मिनल डेवलप करने के लिए एग्रीमेंट साइन करा है इंडिया ने? उसका नाम है शहीद बहिश्ती पोर्ट टर्मिनल। ठीक है। क्या नाम है? शहीद बहिश्ती पोर्ट टर्मिनल। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इन दो कंपनीज का नाम पूछ सकते हैं, आईजीपीएल और पीएमओ जो ईरान की है। फिर पूछ सकते हैं आईजीपीएल कौन, आईपीजीएल कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड उसको ओन करती है, ऐसे पूछ सकते हैं। फिर इंडिया ईरान अफगानिस्तान का ट्रायलेटरल एग्रीमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, ये कौन से ईयर में साइन हुआ था? 2016 2016 में साइन हुआ था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट। ऐसे भी पूछ सकते हैं क्या ये सिर्फ इंडिया ईरान का एग्रीमेंट था? नहीं, इंडिया ईरान अफगानिस्तान का ट्रायलेटरल एग्रीमेंट था जिसके बेसिस पे डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट हो रहा है 2016 से 2016 से। ये सवाल बन सकते हैं चाबहार पोर्ट से। ठीक है। एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर, ये भी एक आप देख लो, ये है ऑफिशियल नेम चाबहार एग्रीमेंट का। इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान ने मिलकर एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर की डील साइन करी थी 2016 में, जिसे कॉमनली चाबहार एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है। एक है चाबहार एग्रीमेंट। चाबहार एग्रीमेंट का फॉर्मल नाम क्या है? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर। ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर ट्रायलेटरल एग्रीमेंट के तहत हुआ है।
चाबहार एग्रीमेंट ट्रायलेटरल एग्रीमेंट है जो 2016 में हुआ है। कौन से 3 देश आते हैं इसमें? इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान। This involves contribution of a rail line from Chabahar port to Zahedan along the border with Afghanistan, linking it to Zaranj Dilaram highway. देखो देखो जो है ना ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर, इसमें चाबहार पोर्ट तो डेवलप होगा ही, फिर एक रेलवे लाइन डेवलप होगी चाबहार पोर्ट से जाहेदान तक, जो लिंक करेगी जारांज दिलाराम हाईवे अफगानिस्तान में। ठीक है, तो मतलब अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी बढ़ाना एक हमारा मिशन है इसमें। ठीक है, ये समझ लो आप। इंडिया क्यों इन्वॉल्व है इसमें इतना? ईरान से अच्छे रिलेशन के लिए और अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी बैठाने के लिए, जिससे अपन बीच में पाकिस्तान को सैंडविच कर सके। ये है इंडिया का मेन गोल। फिर आज का दूसरा टॉपिक आता है वेमर ट्रायंगल। अब देखो, जैसे ही नाम में आ रहा है वेमर ट्रायंगल, तो वेमर से तो अपन जर्मनी ही रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, वेमर तो जर्मनी ही जर्मन टर्म है। तो एक तो जर्मनी इन्वॉल्व है और ट्रायंगल लिखा है यानी 3 देश हैं, तो 3 देशों में से एक तो जर्मनी हो गया। तो बाकी 2 देश कौन से हैं वेमर ट्रायंगल में जर्मनी के साथ? पोलैंड और फ्रांस। क्या है? जर्मनी के साथ पोलैंड और फ्रांस। वेमर ट्रायंगल में 3 देश आते हैं, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस। एक सवाल तो यही बन सकता है। दूसरा सवाल बन सकता है ये है क्या? ये एक तरीके का रीजनल ग्रुप है। वेमर ट्रायंगल एक तरह का रीजनल ग्रुप है जो 1991 में डेवलप क्रिएट करा गया था। वेमर ट्रायंगल एक रीजनल ग्रुप है, ये कब क्रिएट करा गया था? 1991 में, टू डेवलप अ शेयर्ड विजन फॉर यूरोप एंड फोर्ज क्लोजर टाइज बिटवीन दीज कंट्रीज। क्यों बनाया था ये रीजनल ग्रुप? जिससे क्लोजर टाइज बढ़े इन 3 कंट्रीज में, इन 3 कंट्रीज में रिलेशंस डेवलप होए, और एक शेयर्ड विजन है यूरोप के लिए कि डेवलपमेंट होना चाहिए यूरोप का। हम तीनों का डेवलपमेंट होगा तो यूरोप का डेवलपमेंट होगा, ऐसा है। तो हम तीनों के डेवलपमेंट के लिए एक हमें स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा, इसलिए इन्होंने रीजनल ग्रुप बनाया जिसका नाम दिया वेमर ट्रायंगल। इसमें जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस है। ठीक है, फिर the triangle was initially the key forum for supporting German-Polish reconciliation after World War II। देखो, इनिशियली तो द ट्रायंगल वाज द की फोरम फॉर सपोर्टिंग जर्मन पॉलिश रिकंसिलिएशन के लिए बनाया गया था वर्ल्ड वॉर टू के बाद। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जर्मन पॉलिश रिकंसिलिएशन के लिए भी ये बनाया गया था। द ग्रुप टेक्स इट नेम फ्रॉम द वीमर इन जर्मनी वेयर द इनिशियल मीटिंग टुक प्लेस। इसका नाम वीमर क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी जो पहली इनिशियल मीटिंग्स थी वो वेमर नाम की जगह है जर्मनी में, वहां पर हुई थी, इसलिए नाम पड़ गया वेमर ट्रायंगल। क्या क्या सवाल पूछ सकता है यूपीएससी से? यूपीएससी इससे वेमर ट्रायंगल क्या है जी? रीजनल ग्रुप है। वेमर ट्रायंगल कब बना था? 1991 में बना था। कौन 3 देश है? जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस 3 देश है। फिर इसका ग्लोस क्या है? फॉर्ज क्लोजर टाइज बिटवीन दीज 3 कंट्रीज टू डेवलप अ शेयर्ड विजन फॉर यूरोप। ठीक है, फिर द ट्रायंगल वाज इनिशियली द की फोरम फॉर सपोर्टिंग जर्मन पॉलिश रिकंसिलिएशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, ये सारे नाम, ये 3 4 सवाल बन सकते हैं वेमर ट्रायंगल से, और कुछ ज्यादा तो बनेगा नहीं। फिर आता है करतारपुर कॉरिडोर। ठीक है, करतारपुर कॉरिडोर कहाँ पर है? इंडिया पाकिस्तान के बीच में है करतारपुर कॉरिडोर। इंडिया के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब के बीच में पड़ता है करतारपुर कॉरिडोर। ये कनेक्ट करता है दरबार साहिब गुरुद्वारा इन नौरोवाल डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान वाले पंजाब में विद डेरा बाबा नानक श्राइन इन गुरदासपुर। ये 2 गुरुद्वारा साहिब को जोड़ता है, दरबार साहिब गुरुद्वारा जो नरोवाल पाकिस्तान में है, और डेरा बाबा नानक श्राइन जो गुरदासपुर में है, अपने इंडिया वाले पंजाब में है। ठीक है, द एग्रीमेंट विल फैसिलिटेट वीजा फ्री मूवमेंट ऑफ इंडियन पिलग्रिम्स हु वुड जस्ट नीड अ परमिट टू क्रॉस ओवर टू पाकिस्तान। देखो, ये आप मान लो ये डेरा बाबा नानक श्राइन है, ये है दरबार साहिब गुरुद्वारा नरोवाल का। इन दोनों के बीच में पहले क्या होता था, बॉर्डर आती थी बीच में, तो लोगों को प्रॉपर वीजा लेके फ्लाइट वगैरह लेके या समझौता एक्सप्रेस से जाना पड़ता था, तो बड़ा वो मुश्किल प्रोसेस था। अब इन्होंने क्या करा, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम ही है, तो एक स्पेशलाइज कॉरिडोर बना दिया है इन दोनों गुरुद्वारा साहिब के बीच में, जिसमें आप जा सकते हैं। आपको बस अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखानी है और आपको वीजा फ्री मूवमेंट है। आप इस कॉरिडोर से सिर्फ दरबार साहिब गुरुद्वारा तक ही जा सकते हैं, बाकी पंजाब में नहीं जा सकते, आप पाकिस्तान वाले पंजाब में आप नहीं जा सकते। तो ये अच्छा है सिख पिलग्रिम्स के लिए, इजी बनाने के लिए। द एग्रीमेंट विल फैसिलिटेट वीजा फ्री मूवमेंट ऑफ इंडियन पिलग्रिम्स हु वुड जस्ट नीड अ परमिट टू क्रॉस ओवर टू पाकिस्तान। ये बना कब था? द कॉरिडोर वॉज बिल्ट टू
कमेमोरेट 550th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ गुरु नानक जी। देखो गुरु नानक जी का 550th बर्थ एनिवर्सरी थी तब ये बनाया गया था उसको सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, क्या क्या सवाल बन सकते हैं इसमें, मैं भी आपको बताता हूँ। देखो इंडिया एंड पाकिस्तान ने साइन करा है एग्रीमेंट टू ऑपरेशनलाइज करतारपुर कॉरिडोर। ठीक है, ये एग्रीमेंट किन दो देशों के बीच में हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। इस एग्रीमेंट की वैलिडिटी 5 साल है, फिर वो हर 5 साल के बाद एक्सटेंड कर दी जाएगी। जैसे 2019 में था तो 24 तक थी वैलिडिटी, फिर 24 में 5 साल एक्सटेंड कर दी गई। और आइदर पार्टी कैन टर्मिनेट दिस एग्रीमेंट, 1 महीने का नोटिस देके आप टर्मिनेट भी कर सकते हो ये एग्रीमेंट। ये जो पूरा कॉस्ट है करतारपुर साहिब कॉरिडोर की, ये पूरी इंडिया ने बेयर करी है, इंडिया ने ही दी है। पाकिस्तान का रोल बस इसमें फ्री लंगर खिलाने का है। उसमें भी सिख कम्युनिटी ही फंड कर रही है लंगर के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू ऑपरेशनलाइज करतारपुर कॉरिडोर। The agreement is valid initially for 5 years, now extended for further 5 years. Either party can terminate the agreement at any time by giving notice of 1 month to the other party of its intention to terminate this agreement. India bears all the cost of this project. Pakistan provides only langar facility. देखो करतारपुर कॉरिडोर से क्या क्या सवाल बन सकते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया के पंजाब पाकिस्तान के पंजाब के बीच में है, कौन से दो गुरुद्वारों के बीच में है, कौन से सिख गुरु से रिलेटेड है करतारपुर कॉरिडोर, ये भी सवाल बन सकता है। गुरु नानक जी से रिलेटेड है सबसे ज्यादा, उन्हीं की 550th बर्थ एनिवर्सरी पे को सेलिब्रेट करने के लिए ही बनाया गया था। वीजा फ्री मूवमेंट है, आप पूछ सकते हैं करतारपुर कॉरिडोर से क्या पूरे पाकिस्तान में वीजा फ्री मूवमेंट हो सकता है, ऐसा भी सवाल बना सकते हैं। वैलिडिटी कितनी है, 5 साल, टर्मिनेट करने के लिए 1 महीने का नोटिस देना है, कॉस्ट किसने ली है इस प्रोजेक्ट की, ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे मेजर तो पूछा जा सकता है कौन से दो कॉरिडोर पे है, मतलब कौन से दो गुरुद्वारा साहिब के बीच में है ये। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमी का जिसे बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। क्या बोलते हैं, श्रिंकफ्लेशन। देखो आप ऐसे देखो, श्रिंकफ्लेशन का मतलब ये है कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई तो बढ़ ही रही है, इन्फ्लेशन तो है ही, तो ये प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं बढ़ा रहे, प्रोडक्ट का साइज कम कर रहे हैं। जैसे आप देखो 40 रुपए में 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक आती थी पहले, अब 40 रुपए ही प्राइस है कोल्ड ड्रिंक का, पर 750 ml 750 ml आ रही है। ये श्रिंकफ्लेशन है। पहले 5 रुपए का पार्ले जी कितना बड़ा आता था, पर अब वही 5 रुपए का पार्ले जी कितना छोटा हो गया है, यही श्रिंकफ्लेशन है। It is the practice of reducing the size of a product while maintaining its sticker price. It is a form of hidden inflation. Shrinkflation is also referred to as package downsizing in business and academic research. देखो एग्जांपल देख लो, पहले कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती थी 40 रुपीज में 1 लीटर, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो अब वही कोल्ड ड्रिंक की बोतल 40 रुपीज की ही आती है, पर अब 750 ml आता है। तो ये एक तरीके का हिडन इन्फ्लेशन हो गया ना, तो वही है। अब देखो श्रिंकफ्लेशन से क्या क्या सवाल बन सकते हैं कि ये होता क्या है। श्रिंकफ्लेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ अ प्रोडक्ट व्हाइल मेंटेनिंग इट्स स्टिकर प्राइस। इट इज अ हिडन इन्फ्लेशन, कुछ भी पूछ सकते हैं, डेफिनेशन पूछ सकते हैं। फिर ऐसे आ सकता है कि हिडन इन्फ्लेशन कौन है इनमें से, उसमें श्रिंकफ्लेशन ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। फिर श्रिंकफ्लेशन को पैकेज डाउनसाइजिंग कहा जाता है। ठीक है, ऑफिशियल वर्ड क्या है श्रिंकफ्लेशन का, पैकेज डाउनसाइजिंग। ये भी पूछ सकते हैं कि बिजनेस एंड एकेडमिक रिसर्च में क्या बोला जाता है श्रिंकफ्लेशन को, पैकेज डाउनसाइजिंग। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को श्रिंकफ्लेशन का। देखो ये है आर्टिकल 142। ये आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट से। ये सुप्रीम कोर्ट की एक प्रैक्टिस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करता है। ऐसा भी सवाल आ सकता है कि कंप्लीट जस्टिस से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 142। सुप्रीम कोर्ट इसमें कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करता है, एक बार रीड कर लेते हैं। The Supreme Court, in the exercise of its jurisdiction, may pass such a decree or make such an order as is necessary for doing complete justice. In any case or matter pending before it, and any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such a manner
as may be prescribed by or order any law made by parliament and until provision in that behalf is so made in such manner as the president may by order prescribed। कुछ समझ में आया? नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो आर्टिकल 142 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक पावर है कि वो एक ऐसी डिक्री पास कर सकता है, एक ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है जो जरूरी है कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। आर्टिकल 142 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसी पावर है कि वो कोई ऑर्डर पास कर सकता है जिससे कंप्लीट जस्टिस मिले। ठीक है, अब ये ऑर्डर क्या होता है, ये पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ जैसा ही होता है, प्रेसिडेंट द्वारा दिए गए ऑर्डर जैसा ही होता है, ऑर्डिनेंस पास करते हैं ना प्रेसिडेंट, उनके जैसा ही होता है। और इसकी पावर थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया रहती है। यानी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 से कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी ले सकता है। देखो इसका बेस्ट एग्जांपल है राम मंदिर वाला केस हुआ था 2019 में। उसमें फैसला तो राम मंदिर के पक्ष में ही दिया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अयोध्या के पास 5 एकड़ लैंड प्रोवाइड कर दी जाएगी मस्जिद बनाने के लिए। अब लैंड प्रोवाइड करना तो पार्लियामेंट का काम है, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कर दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करना हमारा टारगेट है, इसलिए हम पार्लियामेंट के लॉ बनाने वाली पावर भी हम ले रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर भी पास कर रहे हैं। क्यों पास कर रहे हैं? जिससे कंप्लीट जस्टिस मिले। जैसे अयोध्या वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दे दी थी मुस्लिम कम्युनिटी को। ये उन्होंने बोला था कि हम कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट के काम भी कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। आइए एक बार और पढ़ लेते हैं आर्टिकल 142। द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स jurisdiction may pass such a decree or make such an order as is necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it, and any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such a manner as may be prescribed by or under any law made by Parliament, and until provision in that behalf is so made, in such manner as the President may by order prescribed। देखो सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट के लॉ पास करने जैसी पावर रहेगी तब तक उसको पलट नहीं दिया जाता। प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस जैसी पावर ही रहेगी इनके द्वारा बनाई गई डिग्री में, इनके द्वारा पास करे गए ऑर्डर में कंप्लीट जस्टिस के लिए। आर्टिकल 142 से याद रख लो, सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए कोई ऑर्डर वॉर्डर पास कर रहा है, उसकी सेम पावर रहेगी टेरिटरी ऑफ इंडिया में, होल टेरिटरी ऑफ इंडिया में, एज अ लॉ पास बाय पार्लियामेंट और ऑर्डिनेंस मेक बाय गवर्नर, सॉरी प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 142 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए ऐसा कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है जो इसकी वैलिडिटी रहेगी ऑल ओवर इंडिया में एज अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और ऑर्डिनेंस पास्ड बाय अ प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये क्यों करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन वाले काम भी क्यों करता है, ऐसी डिग्री पास क्यों करता है? कंप्लीट जस्टिस देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स jurisdiction, ये पावर ही होती है सुप्रीम कोर्ट की, may pass such a decree or make such an order as is necessary for doing complete justice। मोटी मोटी बात है, कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक एक्स्ट्रा एक्शन ले रहा है, उसे ही आर्टिकल 142 में बताया गया है। थैंक यू। आप बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है? और भी हम लाएंगे आपके लिए, अपना टारगेट है डेली का एक वीडियो लाना आप लोगों के लिए। थैंक यू।